कुछ अधिकार दे दिए तो ये कह दिया अधिकार तो पहले ही थे। मैंने आपको बताया तो कि एक आदमी जब काम करेगा तो उसको सारे समाज से टनों में गेहूं इकट्ठा हो जाएगा। 60 क्विंटल में कितने टन हो गए? 6 टन गेहूं कई साल तक चलेंगे। भीमराव अम्बेडकर की वो बात कभी कोई बताता नहीं है, मैं जिस पे चर्चा करूंगा। धर्म की बात क्लियर हुई? कहीं भी सोशल मीडिया पे आपको ये लगे कि कोई ये कह रहा है कि धर्म अफीम है, वही पकड़ो रामखोर को कि धर्म नहीं कभी भी झगड़ते, मत पंथ संप्रदाय झगड़ते हैं। और मत तब बनता है जब कोई स्वार्थी पैदा हो जाए। हिमालय जनता सरकार मोर्चा है, जनता सरकार मोर्चा में चल रहा है, किसी एक को स्वार्थ आ जाए कि मैं तो अलग से चलाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे लग जाए कि मैं तो अलग से अपना मत चलाऊंगा, मैं अपने साथियों को अलग से रखूंगा, तो मैं क्या करूंगा? अपने विचार के लोगों को अलग से कर दूंगा। और विचार क्या होता है? मत होता है। तो जब स्वार्थी लोग किसी बड़ी मुहिम को तोड़ने के लिए अलग रास्ता तय करें, वो मत होता है, वो संप्रदाय होता है, वो मतांतर होता है, वो धर्म नहीं होता। और वो जो मत पैदा होता है वो स्वार्थी लोगों के कारण पैदा होता है। तो जब भी कोई इस बारे में बात करे तो समझ लेना कि ये पक्का बेच के जाएगा, ये स्वार्थी है। अब इसी कड़ी में से जब हम धर्म की बात करते हैं तो कुछ जो ज्ञानी लोग थे उस समय, उन्होंने भीमराव जी को भी ढंग से धर्म नहीं बताया, तो उन्होंने भी अपना एक मत बदल लिया और लाखों लोगों के साथ बदला। जबकि उन्होंने जो बात कही थी वो इतनी कमाल की थी कि पूरी दुनिया आज भारत को अलग तरीके से देखती, लेकिन भीमराव अम्बेडकर जी की उस बात को किसी ने माना नहीं। एक कमीशन आया था जिसका नाम था रॉयल कमीशन। उसका जो चीफ था उसका नाम था डॉक्टर केन। 1934 का जो आरबीआई एक्ट है उसको बनाने वाली जो टीम थी वो इस कमीशन से ही थी, रॉयल कमीशन से। क्या कह रही थी रॉयल कमीशन की बात? क्या करी? उन्होंने कहा अब 1934 के बाद जब ये एक्ट लागू होगा आरबीआई में, इसके बाद हम करेंसी को, मुद्रा को छापने का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो खत्म करते हैं। तो अम्बेडकर जी ने बोला तो छपेंगे कैसे? तो उन्होंने कहा अब छपेंगे अपनी जरूरत के, अपनी मर्जी के हिसाब से। समझ रहे हो भाई? जितना सरकार में लगेगा उतना छाप लेंगे। तो भी सरकार में बैठा कोई गुंडा हो तो उसको लगेगा कि मन मर्जी के छाप ले, तो छाप लेगा वो। तो जब उसको लगेगा कि स्टैंडर्ड कुछ है कि नहीं है, कोई पूछने वाला है नहीं, तो क्या होगा? फिर वही होगा। अच्छा, डीएलएफ में कौन था वो डीएलएफ जिसने पूरा सिस्टम बैठाया था? बताओ, क्या था? पाट रहा था, ग्राड रहा था, पता नहीं क्या था, वाट रहा था, क्या जब ताकत कांग्रेस की है और नियम टूट चुका है गोल्ड स्टैंडर्ड का, और उनको पता है कि अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम पे अब डब्ल्यूटीओ का एक नियम आ चुका है, तो अब उसको जब फॉलो करना है तो क्यों ना मलाई खाओ। खा सकते हैं ना मलाई? तो मलाई खाने के चक्कर में कितने भी नोट छाप लो, जब नोट रखने के बराबर में कुछ स्टैंडर्ड नहीं देना है तो चाहे 10 लाख छापो, चाहे 10 करोड़ छापो, चाहे 10,000 करोड़ छाप लो। लोगों को पता ही नहीं है कि भाई जो ये नोट छप रहे हैं ये नोट तो नकली है, तो वो तो उन नकली नोटों को ही असली समझने लगे, तो उन्होंने अपनी मर्जी से छापे। तो जो प्रॉपर्टी पहले 10 लाख में बिकती थी, नोट छाप के वही प्रॉपर्टी 10 करोड़ में खरीदी, जो मैंने आपको पहले प्रक्रिया बताई। और आज पूरे देश के जमीनों के जो रेट हैं वो किस तरीके से कर रखे हैं, कितने हाई है, ये पूरा बर्बादी का सिस्टम है। तो उन्होंने छाप लिया। अब छापा किसने? कांग्रेस वालों ने।
अब अगले आ गए कौन, ये नए वाले। प्रक्रिया वही है डब्ल्यूटीओ की जो पूरी करनी है, डब्ल्यूटीओ के नियमों को ही मानना है। अगर डब्ल्यूटीओ के नियमों को मानना है तो सरकार चाहे कोई भी हो उनको मानने ही पड़ेंगे, नहीं मानो तो इतने लाल बहादुर शास्त्री की तरह, राजीव दीक्षित की तरह आए और पता भी नहीं चला कहां गए, इंदिरा गांधी की तरह पता भी नहीं चला कि कहां आए कहां गए, मरवा दिए जाते हैं वो लोग। तो उनके लिए प्रधानमंत्री तक को काबू करना बड़ा आसान है क्योंकि सिस्टम उन्हीं का है। तो इन्होंने अपनी मर्जी से नोट छापना शुरू किया और आज पूरे देश की जमीन नीलामी की तरफ है। तो ये बात जो आज 2023 में हम कह रहे हैं, ये बात बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कब कही थी? 1934 में। कितने साल? 90 साल पहले। तो जो जिसको ये कह रहे थे कि पंडित लक्ष्मी चंद तो 100 साल पहले आगे की बात करा करते, हम उनको मानने ना बड़ा कमाल का आदमी था। तो भीमराव अंबेडकर जी ने 100 साल पहले की बात कही थी कि अगर आप लोगों ने बिना स्टैंडर्ड का रुपया छापना शुरू कर दिया तो एक टाइम ऐसा आएगा सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत बड़ी चोरियां करेंगे, अपनी मर्जी का नोट छापेंगे। एक वर्ग वो होगा जो अमीर से अमीर बनता चला जाएगा और दूसरा वर्ग गरीब से गरीबों के रोटी के टुकड़े को तरसेगा और मरता चला जाएगा। और आज वही कंडीशन है कि नहीं? क्या ये बात भीमराव अंबेडकर की किसी भीमवादी आदमी को पता है? क्या ये भीम आर्मी वालों को पता है? उनको बताओ कि भीमराव अंबेडकर केवल आरक्षण की बात नहीं करते थे, भीमराव अंबेडकर केवल शिक्षा की बात नहीं करते थे, शिक्षा तो सबको थी। महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले जब महिलाओं को शिक्षा में थोड़ी कमी आई थी बहुत सारे टाइम पे, सबसे ज्यादा गुरुकुल महर्षि दयानंद ने खोले थे कि सबसे ज्यादा अगर एक परिवार को सजग करना है, अगर एक परिवार को ऊंचा उठाना है तो उस घर की मां को ऊंचा उठना पड़ेगा। अगर एक मां बीमार है, अगर एक मां नासमझ है, एक मां अनपढ़ है तो वो अपने बच्चे को संस्कार नहीं दे पाएगी। तो सबसे जितने गुरुकुल लड़कों के खुले उतने ही गुरुकुल लड़कियों के भी खुले पिछले 150 साल में। लेकिन इन्होंने क्या किया? ऐसा तंत्र रचा जिसके बारे में हमने सुबह से बात की कि नौकरियों पे नौकरी का मॉडल बना दिया। असल में जो चरित्र था, असल में जो समाज का व्यवहार था, असल में जो समाज की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को जीरो करने की बात कही कि अगर कोई लड़की घर पे काम करती है, अगर कोई लड़की अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को संभालती है तो वो बेवकूफ है, और अगर वो नौकरी करती है तो वो महान है। और जैसे ही लड़कियां पढ़ना शुरू हुई तो एक कंपटीशन पैदा हुआ कि अगर लड़की भी पढ़ रही है नौकरी करती है, लड़का भी पढ़ रहा है तो नौकरी करता है। तो आजकल एक बहुत बड़ा विरोध है, शाम को दोनों आते हैं, मैंने कई जगह देखा, बोले चाय बना ले, क्यों बना ले, तू बना ले, तू नौकरी करता, मैं भी तो नौकरी करता ही हूं। बात तो ठीक है, उसमें जिंदगी बात तो ठीक है, लेकिन ठीक कब तक है? जब तक वो दोनों उस लेवल पे सोचते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब दोनों का ईगो क्लैश होता है, दोनों का अहंकार आने आता है, तो फिर वो कहते हैं अच्छा वो रास्ता पड़ा तेरा और वो रास्ता पड़ा मेरा। और इस बिंदु के लिए पहले से तैयारी कर रखी है तलाक के कानून बना के। किसी भी सनातन परंपरा के किसी भी ग्रंथ में तलाक नाम का शब्द ही नहीं है। बताओ रामायण में, महाभारत में कहीं आपको ये बताओ कि भाई तलाक लिया था? इस्लाम में तलाक का शब्द है वो अलग बात है, लेकिन सनातन परंपरा में तलाक है ही नहीं। वो ये कहते हैं भाई जो एक बार आ गई ना भाई वो तो आ गई बात, तो वो कैसी भी है। मैंने ऐसी कहानियां सुनी, शादी होगी 2 महीने होते ही एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर कट गए। वो औरत
जो काम करती अपने घर वाले को कंधे पे बैठा के घुमा के काम करवाती। अब तू बताना और मैं चलूंगी। इस हद तक का त्याग रहा है इस समाज में। मैं वहां पे बात कर रहा था गंगानगर में। बाबा जी एक बात बताना गुरुद्वारा में। अच्छा, जो गुरु गोविंद सिंह जी की माता जी थी, जब गुरु गोविंद सिंह जी के पिताजी शहीद हुए तो क्या उनकी मां ने बलि दे दी थी अपनी? तो बोले ना जी। अच्छा, फिर दूसरा ले लो। जब शिवाजी महाराज के पिताजी गुजर गए तो क्या उसकी मां सती हो गई थी? अच्छा, भगत सिंह के परिवार में देख लो। भगत सिंह के चाचा जी थे अजीत सिंह। अजीत सिंह थे, वो शादी होते ही इंग्लैंड चले गए थे। और पता कब आए? 40 साल बाद। इंग्लैंड से क्रांति करके 40 साल बाद आए। और ये वो लोग थे जिन्होंने इंडिया हाउस बनाया था। इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेजी समझने वाले भारतीय लोगों को ये समझाना था कि भारत की क्या दुर्गति कर रखी है, यहां अपना विचार बढ़ाओ। तो 40 साल बाद आए, आते ही बीमार हो गए। और सबसे पहला उनका काम था, जो मैंने उनको पढ़ा, तो वो कहते हैं कि अजीत सिंह जी की श्रीमती उनका इंतजार करते मिली बूढ़ी अवस्था में, 50-55-60 होगी उम्र। और वो आते उनके पैरों में गिर गया कि तेरे जैसी सती को सलाम। अब वो थोड़े दिन बाद वो गुजर गए, लेकिन उनके साथ वो उनकी श्रीमती तो सही, वो मतलब आग में नहीं जली। तो हमारे समाज में नहीं था, ये डाला गया समाज को तोड़ने के लिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो समाज को तोड़ने के लिए इन्होंने बनाई। इसलिए मैंने अंबेडकर जी की जो ये बात शुरू की कि इस बात को कोई नहीं उठाता जो सबसे जरूरी है। तो फिर ये जो हमें समझना है वो सबसे जरूरी है। ये मेरे हाथ में कुछ नोट है, आवाज आ रही है मेरी पीछे? मेरे हाथ में ये डॉलर है, $1। और इस पे जो फोटो छपा हुआ है पता है किसका है? एक आंख का, एक आंख छपी हुई है। किसकी एक आंख है? हाँ। और इस पे साफ साफ लिखा है, दिस नोट इज लीगल टेंडर फॉर ऑल डेट पब्लिक एंड प्राइवेट। ये केवल एक ठेके की पर्ची है, लीगल टेंडर है। इसको सरकार जब चाहे तब बंद कर दे और इसके ऊपर कोई भी गारंटी नहीं है। ठीक है। दूसरा, ये मेरे पास पाउंड है इंग्लैंड का, 5 पाउंड। इस पे लिखा हुआ है, आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 पाउंड्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, आरबीआई किसका है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की ब्रांच है। और ये नोट मेरे पास बैंक ऑफ इंग्लैंड का है। ये कह रहा है कि आई प्रोमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ 5 पाउंड्स। और काम की बात ये है, कल ही कमाल हुआ ये, मैं इस पे बताऊंगा आपको। इस पे लिखा है गारंटीड फॉर द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द बैंक ऑफ इंग्लैंड। ये नोट साफ साफ बता रहा है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड एक कंपनी है। और अगर ये बैंक ऑफ इंग्लैंड एक कंपनी है और 1934 में यहां पे आरबीआई आया है, लेके आने वाला बैंक ऑफ इंग्लैंड है, और 1934 का यूं का नियम आज भी चालू है, तो इसका मतलब आरबीआई आज भी किसकी ब्रांच है? बैंक ऑफ इंग्लैंड की। तो आरबीआई आज भी एक प्राइवेट कंपनी है। 1 महीना 1.5 महीना पहले सरकार ने ये कह दिया, सभी के सभी बैंक इंक्लूडिंग आरबीआई ये कभी भी सरकारी नहीं कहे जा सकते, इसके कर्मचारी सारे प्राइवेट है। सुना सबने? सुना किसी ने?
तो इसका मतलब कोई आदमी ये कहे हम सरकारी बैंकों के हैं या सरकारी बैंक का कर्मचारी हूं तो उसको बोल देना अपने घर बैठ जाना, शाना ना पड़े। समझ आ रही है बातें? फिर एक ये नोट है, ये भारत का 5 का नोट 1968 से पहले का। इस पे क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू